सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बताया गया है हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। हीट और टेम्परेचर दो डिफरेंट थिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंसेप्ट ऑफ हीट। इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर आवर palms गेट हीटेड और पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक वायर द वायर गेट्स हीटेड। ये सारा तो हम लोग जानते हैं। ऑन बर्निंग कोल, कोयला गर्म करते हैं तो भी हीट निकलता है। मेरा इलेक्ट्रिकल है। देखो ये चार ब्रांच जो है ना, एक कोर ब्रांच कहलाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर नहीं है, एक ठो और सिविल, बस ये तीन ही है, तीन कोर ब्रांच है। और इसके साथ एक ईसी रहता है। सिविल इंजीनियरिंग जो घर ब्रिज वगैरह है सबका नक्शा तैयार कर। तो इन लोगों के पास जो बेस्ट ऑप्शन है ना गवर्नमेंट जॉब का, वो किसी और के पास नहीं है। पीएसयू प्लस ईएससी, ये जो जॉब है ना ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है। और साथ में आईएएस, आईएएस भी ये लोग दे सकता है अपना सिलेबस को फॉलो करते हुए। इसलिए ये तीनों ब्रांच जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना है ना तो फिर इन तीनों में से ही किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। और अगर प्राइवेट में जाना है, हाँ ये बिहार में, बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा है। हाँ वो थोड़ा है, बिहार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक्चुअली बिहार में प्रॉब्लम क्या है ना कि वहाँ पर बिजनेस है ही नहीं। मतलब गरीबी ज़्यादा है, जनसंख्या किसी भी हालत में, मतलब वो लोग गवर्नमेंट जॉब, वो लोग सोचता ही नहीं है कि बिजनेस में कुछ बेनिफिट है। जैसे अगर बिजनेस की बात करें तो बिहार में कुछ है नहीं, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो वो लोग जानते हैं कि बिजनेस में कोई स्कोप नहीं है। लेकिन वही तुम बिहार से हट करके दूसरा स्टेट पे जाओ ना, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा बिजनेस पर ध्यान देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि बिजनेस में ज़्यादा पैसा है। और ये सही है, बिहार में बिजनेस में पैसा नहीं है। हम्म। अच्छा एमबीए करने बोल रहा है। ओ कर लिए। अच्छा एमबीए करवाता है ना। मतलब बीटेक, बीटेक के बाद एमबीए ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे जैसे दो ऑप्शन होता है ना, एक एमटेक का भी होता है। जैसे मेरा एमटेक है, मेरा एमटेक है और एक एमबीए होता है। बीटेक में एक सैलरी कितना रहता है? 5 साल बाद तुमको कुछ आइडिया है सैलरी क्या देता है? 5 साल में 40 था। हाँ तो ऐसे ही शायद है, क्योंकि मेरा दोस्त लोग जो ज्वाइन किया था वो लोग 9 साढ़े 9 हज़ार पर ज्वाइन किया था, 9,500 मिलता था स्टार्टिंग में। और अभी 40 से 50 हज़ार मिल रहा है सबको। वो टेंशन रहता है थोड़ा कंपनी चेंज करने। हाँ देखो इसमें तो हम लोग को बेसिक आइडिया हो गया हीट कैसे कैसे जनरेट होता है। पाम को लग रो या फिर वायर को अंदर में, इलेक्ट्रिक वायर को लगा करके छोड़ दो, थोड़ा देर में वो गर्म हो जाता है। चाहे वो बर्निंग कोल हो गया वो भी गर्म होता है। ऑन पंपिंग इन एयर बाइसिकल ट्यूब, साइकिल में तुम हवा भर रहे हो तो वो भी गर्म हो जाता है। बैरल ऑफ पंप गेट हीटेड। इन ऑल दिस केसेस हीट इज प्रोड्यूस आइदर बाय डूइंग वर्क, ये सारे चीज़ में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, काम कुछ न कुछ काम करने से हो रहा है। और बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इन सम फॉर्म सम देन अदर, या फिर दूसरे फॉर्म में हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम लोग को आंसर मतलब उसके रिस्पॉन्स में हीट एनर्जी मिल रहा है। वही होता है ना, हम लोग जैसे पानी को गर्म करते हैं या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, रड, रड शेप का जो होता है जो पानी गर्म करने के लिए यूज होता है। हाँ वो तो गीजर तो अलग हो गया। तो ये सारा इसमें हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी देते हैं और हीट फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब गीजर तो डायरेक्ट पानी को, उसमें तो वो नल के साथ लगा रहता है ना, नल के साथ पानी, मतलब नहीं समझे क्या बोल रहे हो। हाँ ये तो, हाँ गीजर। अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन अभी भी तो ये वाला यूज हो ही रहा है, मिलता ही तो है अभी भी, अभी भी तो। हाँ हाँ पहले ज़्यादा होता था, अभी भी 300 400 500 तक इसका प्राइस है एमेजोन जोन पर। नहीं खाना तो ये आकर के मौसी बनाती है ना। खाना मतलब वो तेल उल ज़्यादा नहीं यूज करना रहता है, तेल उल खा लिए या फिर
कुछ भी तेल वाला चीज़ खा लिए, जैसे मान लो कि लिट्टी छाना हुआ है या फिर पूरी इस टाइप का कुछ खा लिए ना, तो फिर अगला दिन बहुत प्रॉब्लम करता है हमको, 2-3 दिन तक प्रॉब्लम रहता है। नहीं तो हम तो मैनेज करना पड़ता है, मतलब हम तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, सारा सामान आ जाता है। ग्रोफर व्रोफर होता है ना। खुद से कैसे होगा, खुद से तो 10 बजे तक पढ़ाते ही रहते हैं। नहीं, वो मासी आके बनाती है, हमको सिर्फ ऑर्डर कर देना रहता है, ग्रोफर से कर देते हैं या फिर स्पेंसर है, इन दोनों से कर देते हैं और सारा कुछ पहुंचा देता है। हाँ, ये मेट्रो सिटी में ही मिलता है। मेट्रो सिटी में ही मिलेगा तुमको ज़्यादा। और उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर अभी तक सिर्फ यही बताया है कि हीट दो तरह से प्रोड्यूस होता है। एक तो कुछ काम करो, जैसे कि हाथ को अपना रगड़ो तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर, या फिर एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया तो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए, या फिर मैकेनिकल एनर्जी, हवा से मतलब पाइप से हवा दे रहे हैं तो मैकेनिकल काम हम लोग कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में। लिखा है ऑन रबिंग पाम एंड ऑन पंपिंग एयर इन बाइसिकल ट्यूब हीट इज प्रोड्यूस बाय डूइंग वर्क। यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी था उसी को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। वाइल ऑन पासिंग करंट इन मेटालिक वायर हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट मिल रहा था। बर्निंग कोल हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया है, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिक हीट एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करके पानी को गर्म करते हैं। दूसरा, अगर पाइप से हवा देना है साइकिल में तो उसके लिए हम लोग को वर्क करना पड़ता है, मैकेनिकल काम करना पड़ता है, मैकेनिकल एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। और इसके अलावा एक तो और दिया है केमिकल एनर्जी। कोयला को जब हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है ना, केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं हीट एनर्जी में। तो वो 2-3 चीज़ बताया है। इच बॉडी इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, हर बॉडी जो है मॉलिक्यूल का बना हुआ है। द मॉलिक्यूल आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, उन लोगों का अपना रैंडम मोशन होता है। एंड ईच मॉलिक्यूल एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल, और हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। 10 मॉलिक्यूल पोजेस एनर्जी एंड द हीट एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। At a hot body has more internal energy than an identical cold body। इंटरनल एनर्जी बोल रहा है कि हमारा जो गर्म ऑब्जेक्ट होगा उसमें ज़्यादा होगा। When a hot body is kept in contact with cold body, अगर हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कंटेक्ट में रखेंगे तो हीट क्या करेगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। द कोल्ड बॉडी वार्म अप एंड द हॉट बॉडी कूल्स डाउन। ये क्या होता है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो जाता है गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडा ऑब्जेक्ट में। द इंटरनल एनर्जी ऑफ कोल्ड बॉडी इंक्रीजेज। इससे क्या होता है, जैसे जैसे गर्म होगा मतलब हीट ट्रांसफ़र होगा हॉट एनर्जी से कोल्ड एनर्जी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तुम्हारा इंटरनल एनर्जी जो है कोल्ड बॉडी का वो इंक्रीज करेगा। एंड डेट ऑफ द हॉट बॉडी डिक्रीज, और हॉट बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा। इट इज़ बिकॉज द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब हम उन दोनों को कॉन्टैक्ट में रखें तो। द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी और सिंपल हीट, इसी को हम लोग हीट एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट में हम लोग को जो इतना दूर पर है उसमें सिर्फ यही बताया है कि हाँ, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हीट बॉडी का ज़्यादा होता है। और जब हम लोग कांटेक्ट हीट बॉडी और कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं तो जो एनर्जी होता है वो हीट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफ़र करता है, और इस तरह से कोल्ड बॉडी का जो एनर्जी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और हॉट बॉडी का जो एनर्जी होता है वो कोल्ड बॉडी का जो एनर्जी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद है ऑन टचिंग ए बॉडी एपियर हॉट टू अस व्हेन हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम द बॉडी टू आवर हैंड। हम लोग जब कुछ किसी चीज़ को छूते हैं तो वो गर्म महसूस होगा, वो गर्म तब महसूस होगा जब हीट हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। अगर हमारे बॉडी से हीट इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर हम लोग को वो ठंडा लगेगा। वाइल इट अपियर्स कोल्ड व्हेन हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हैंड टू बॉडी। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। इफ़ वी टच एन आयरन चेयर प्लेस्ड इन सनलाइट, आयरन का चेयर है, सूरज की रोशनी में रखा हुआ है, इसको छूते हैं तो एक गर्म महसूस होता है। चेयर पासेस, इसका रीज़न क्या है, हीट चेयर से होकर के हमारे बॉडी में पास करता है।
और उसी तरह से अब हम लोग आइस को अगर छुएंगे तो ये ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी जो होगा वो हमारे बॉडी से इस आइस क्यूब में ट्रांसफ़र होगा। तो हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हीट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। ये बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसका इंटरनल एनर्जी होता है, मतलब किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी होता है हीट। और ये जो होता है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करता है। और हीट का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है, और सीजीएस यूनिट अर्ग हो जाएगा। 1 जूल दिया है 10⁷ अर्ग के बराबर। और कैलोरी में भी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होगा। और कैलोरी के अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल या फिर 4.2 जूल। हाँ, अब हीट तो पढ़ ली है, अब टेम्परेचर का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। व्हेन ए हॉट बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ए कोल्ड बॉडी, it will notice that after some time the hot body becomes less hot and cold body becomes less cold। मतलब कि हीट ट्रांसफ़र हो जाता है कोल्ड बॉडी में। ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। द बॉडी विच imparts हीट इज said टू बी हायर टेम्परेचर देन द बॉडी विच रिसीव्स हीट। जो हीट प्रोवाइड करता है उसका टेम्परेचर बोलते हैं कि हाई है। और मतलब हीट फ्लो कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर फ्लो नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा, लेकिन हीट फ्लो करेगा। दस टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर क्या बताएगा? डायरेक्शन, हीट के फ्लो का डायरेक्शन बता देगा। मतलब ये हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जो हमारा हीट है वो फ्लो करेगा। उसके बाद दिया है एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज प्रोवाइडेड इन फिजिकल स्टेट डायमेंशन रिमेन्स अनचेंज्ड। एक क्या लिख When body receives heat energy, the particle constituting the body start vibrating more vigorously। बोल रहा है कि अगर हीट किसी बॉडी को दिया जाए तो इसका जो पार्टिकल है वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगता है। एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। प्रोवाइडेड इट्स फिजिकल स्टेट और डायमेंशन रिमेन्स अनचेंज। तो इसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, बल्कि उसके बदले में उसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्परेचर इज ए क्वांटिटी विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। थर्मल स्टेट मतलब कितना ठंडा या गर्म है ये बताएगा। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और हीट के फ्लो का डायरेक्शन भी बताएगा। व्हेन टू बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड, जब दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर हो और वे एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हों। उसके बाद है इफ़ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द टू बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट दे आर सेड टू बी एट द सेम टेम्परेचर। अगर दो बॉडी है, दोनों कॉन्टैक्ट में है, अगर इन दोनों के बीच हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि दोनों सेम टेम्परेचर पर है। बट इट डज नॉट मीन दैट दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इन देम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टेम्परेचर दोनों का सेम हुआ पर हीट दोनों में सेम है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हीट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर बोलेंगे कि श्योर सेम है। इन फैक्ट टेम्परेचर एलोन डज नॉट टेल अस द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट इन ए बॉडी। एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड बाय imparting some quantity of heat energy to different body, they get heated to different temperature। The amount of heat energy contained by a body depend on its mass। उसके अंदर कितना हीट है ये किसकी चीज़ पर डिपेंड करेगा? उसके मास पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। तो कितना हीट एनर्जी है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? मास पर कर रहा है, और टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल और मास दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग जनरली केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। अब इन सब के बीच रिलेशन क्या है? तो टी केल्विन होता है 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब डिग्री को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिया है हीट में और टेम्परेचर में। तो हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू रैंडम वाइब्रेशन मोशन ऑफ मोलिक्यूल, और यह है टेम्परेचर क्वांटिटी विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी।
ठीक है, कितना ठंडा और कितना गर्म है ये बताएगा। उसके बाद लिखा है एंड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, साथ में हीट का फ्लो किधर होगा ये भी बता देगा। इसका ऐसा यूनिट जूल है और इसका केल्विन है। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल। अमाउंट ऑफ हीट इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मोलकुल। इसके मोलकुल में कितना काइनेटिक एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा। ये मास मतलब कितना बड़ा साइज का मटेरियल है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद अगला है हीट को अगर मेजर करना है द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करते हैं और इसके लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टू बॉडी हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन टेम्परेचर, दो बॉडी है दोनों का हीट सेम हो सकता है पर टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। टू बॉडी एट सेम टेम्परेचर में डिफरेंट इन क्वांटिटी ऑफ हीट कंटेन इन देम। अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर में है, दोनों का अगर साइज डिफरेंट है तो इसका मतलब कि दोनों में हीट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर और हीट ये समझ लेना। अगर टेम्परेचर सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी में हीट सेम रहेगा, या फिर हीट सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। उसके बाद है व्हेन टू बॉडी आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ द इंडिविजुअल। टोटल जो हीट होगा वो इंडिविजुअल हीट के सम के बराबर होगा। और अगर व्हेन टू बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, अगर दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट रहा द रिजल्टेंट टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर, तो रिजल्टेंट जो टेम्परेचर होगा इज ए टेम्परेचर इन बिटवीन द टू टेम्परेचर। ये दोनों टेम्परेचर के बीच का कोई वैल्यू होगा। दो बॉडी अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर है, दोनों को एक साथ कांटेक्ट में रखा गया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दोनों का या फिर इन दोनों का जो टेम्परेचर होगा रिजल्टेंट टेम्परेचर वो इन दोनों के टेम्परेचर के बीच का कोई वैल्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हीट को ऐड कर रहे थे, यहाँ पर टेम्परेचर को ऐड नहीं करना है। उसके बाद है स्केल इज इक्वल, ये क्या दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड नोट। हाँ ये वाला, ये जावा प्रोग्रामिंग करके लिखा बनाया हुआ है। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जावा। तो इसका प्रोग्रामिंग देख सकते हैं हम कैसे दिखता है। नहीं दिखता है, वेबसाइट का तो दिख जाता है ना, कोई वेबसाइट रहता है तो इसमें देखने के लिए राइट क्लिक करके किस चीज़ पर जाना, इंस्पेक्ट में जाना पड़ता है ना। आगे दिया है वी गेट द टेम्परेचर इन केल्विन एक्चुअली 8 डिग्री ऑन बोथ द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल इज इक्वल। Thus by adding 273 to the temperature in degree Celsius we get the temperature in Kelvin। वो तो वही बोला है कि डिग्री में अगर 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में मिल जाएगा। एक्चुअली ए डिग्री ऑन बोथ द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल इज इक्वल। ऑन केल्विन स्केल 0 केल्विन इज द टेम्परेचर एट विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0 केल्विन। यह डिफिनेशन दिया है 0 केल्विन का। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा गैस का वो 0 हो जाएगा। 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। दस निगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। केल्विन में निगेटिव नहीं होता है। द आइस पॉइंट इज 0 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड 273 केल्विन ऑन ए केल्विन स्केल। द स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारा बताया है कि किस तरह से, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर को किस तरह से केल्विन में लिखेंगे और किस तरह से फ़ारेनहाइट में लिखेंगे। और इसको अगर एक को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ये दिया हुआ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस फ़ारेनहाइट इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है थर्मल एक्सपेंशन। ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस गर्म करने पर फैलता है ना, एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड कूलिंग। द एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। ए सॉलिड हैज ए डिफिनिट शेप।
So when a solid is heated, it expands in all direction. That is the length, area and volume. All increases on heating. The increase in length is called the linear expansion. The increase in area is called surfacial expansion. और वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन. द लिक्विड एंड गैस डू नॉट हैव ए डिफिनिट शेप. सो इसमें तो कुछ लंबाई चौड़ाई होगा नहीं, सिर्फ सॉलिड में ही होगा लंबाई चौड़ाई. सो दे ओनली द क्यूबिकल एक्सपेंशन. और अगर हम लोग लिक्विड और गैस लेंगे तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं है, इसलिए लीनियर या सरफेसियल एक्सपेंशन इसका नहीं होगा. होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा. सम सब्सटेंस सच एज वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड. सब सब्सटेंस सच एज वाटर फ्रॉम 0 to 4, सिल्वर आयोडाइड फ्रॉम 80 to 141 एंड सिलिका बिलो इतना कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग. सब सब्सटेंसेस वाटर फ्रॉम 0 to 4, 0 से 4 डिग्री तक अगर हीट करेंगे तो ये फैलेगा. अगर 4 से 0 में जाएंगे तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा. द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन कूलिंग इन ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर. द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन कूलिंग इन ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ दैट सब्सटेंस. हेयर वी शैल स्टडी द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. वाटर के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़े थे ना. और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है ना, उसके बाद फैलने लगता है. अगर गर्म करोगे तो भी फैलेगा, ठंडा करो तो भी फैलेगा. तो ये तो हम लोग पीछे भी देखे थे. इफ़ वी टेक सम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टार्ट हीटिंग, तो ये हीटिंग करेंगे तो ये फैलेगा. वी फाइंड दैट इट कॉन्ट्रैक्ट इन द टेम्परेचर इन 0 से 4 डिग्री. 0 से 4 डिग्री के बीच में ये क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये क्या बोल रहा है, हाँ 0 से अगर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, 0 डिग्री पर तो फैला हुआ रहेगा. उसके बाद 4 पर जाएंगे तो 4 पर इसका डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर. उसके बाद फिर से गर्म करो तो फिर से एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा. ऑन हीटिंग इट फर्दर एबव 4 डिग्री इट एक्सपेंड, फिर से फैलेगा. सिमिलरली इफ़ वाटर, सेम चीज लिखा हुआ है पहले देख चुके हैं. द एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 to 0 इज नोन एज एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. इसको एनामोलस एक्सपेंशन बोलते हैं क्योंकि जनरली 4 से 0 पर हम लोग जाते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है सारा चीज़, लेकिन एकमात्र ये वाटर है जो एक्सपेंड होता है. अब यहाँ पर दिखाया है 4 डिग्री पर इसका जो वॉल्यूम है 1 है, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, फिर से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया 6.2. उसके बाद 6.2 में दिखाया है डेंसिटी. यहाँ पर देख रहे हैं डेंसिटी मैक्सिमम है 4 डिग्री पर, उसके बाद घटना शुरू हो गया. और इधर भी अगर टेम्परेचर घटाओ तब भी घटना शुरू हो रहा है, बढ़ाओ तो भी डेंसिटी घट रहा है. उसके बाद अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये तो हो गया. ये वाला है होप्स एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. इसमें दिया है इन 1805 साइंटिस्ट, स्कूल में वाला हो गया है ना. इसमें बोल रहा है इन 1805 साइंटिस्ट टी होप डिवाइस्ड ए सिंपल एग्रीमेंट known as Hope's arrangement, known as Hope's apparatus for demonstration the anomalous expansion of water. ये एक ठो बनाया अरेंजमेंट, एक ठो सिंपल डिवाइस का किया जो कि वाटर के बिहेवियर को बता रहा था. द apparatus consist of a tall metallic cylinder. एक टॉल मेटालिक सिलेंडर ले लिया है, ये वाला मेटालिक सिलेंडर है. प्रोवाइड विथ 2 साइड ओपनिंग, P near the top and Q near the bottom. P near the top, ये हमारा P है यहाँ पर, और यहाँ पर Q near the bottom. Q ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है Q, और ये वाला P है. फिटेड विथ टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली. थर्मोमीटर दोनों तरफ लगा दिया है, एक T1 थर्मोमीटर और दूसरा है T2. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज सराउंडेड बाई ए सिलेंड्रिकल ट्रफ कंटेनिंग ए फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस एंड साल्ट. यहाँ पर आइस और साल्ट रखा हुआ है. द सिलेंडर इज फिल्ड विथ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर. अब इसमें प्योर वाटर डाल दिया है. द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई बोथ द थर्मोमीटर, दोनों थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर को
मेजर कर रहा है। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय थर्मामीटर इज ऑब्जर्व्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम के अंतराल पर देखो यहाँ पर दिखाया है टेम्परेचर से मेजर किया जा रहा है। तो ये T1 टेम्परेचर का है। T1 टेम्परेचर मतलब कि ऊपर वाला। तो ये जो पानी है, पानी का जो टेम्परेचर है वो कुछ देर के बाद डाउन होना शुरू कर दिया, और इसका जो टेम्परेचर है वो T2 का वो इंक्रीज हो रहा है, नहीं डाउन हो रहा है। और ये टाइम जैसे जैसे जाएंगे दोनों डिक्रीज ही हो रहा है ना, दोनों डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है? इनिशियली बोथ द टेम्परेचर T1 T2 शो सेम टेम्परेचर। स्टार्टिंग में दोनों का जो पानी जब इसमें डाले थे तो पानी डालने के बाद शुरू में दोनों का टेम्परेचर सेम था। यहाँ पर देखो 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फर्स्ट द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय लोअर थर्मोमीटर T2 स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। पहले जो T2 है इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया। देख लो T2 का टेम्परेचर कहाँ से डाउन होना, देखो यहाँ पर इसमें तुरंत ही डाउन होना शुरू कर गया T2 में, और इसमें थोड़ा लेट से डाउन होना शुरू हुआ है टेम्परेचर। वाइल द ठीक है डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम स्टेडी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के रुक गया। वाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अपर थर्मोमीटर T1 रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज ड्यूरिंग द टाइम। जब ये 4 डिग्री पहुंच गया तो 4 डिग्री यहाँ पर जिस टाइम में इसमें 4 डिग्री पहुंच गया उस टाइम में इसका भी 4 डिग्री ही है। ये क्या बोला है एक बार फिर से इसको पढ़ो। T2 स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम रेडी टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अपर थर्मोमीटर T1 रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज ड्यूरिंग दिस टाइम। बोल रहा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो टेम्परेचर था वो डाउन ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर पर या इस टाइम पर लगभग कांस्टेंट हो गया है, पर इसका अभी भी डाउन ही हो रहा है T1 का। ठीक है, T1 का टेम्परेचर कंटिन्यू डाउन हो रहा है 4 डिग्री के बाद भी, लेकिन इसका 4 डिग्री पर आकर के रुक गया है। मतलब इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है कंटिन्यू, किसका? T1 मतलब कि इसका कंटिन्यू डाउन हो रहा है टेम्परेचर और इसका रुक गया है। उसके बाद while the temperature recorded by lower thermometer T2 remains constant at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, the upper thermometer T1 show a continuous fall in temperature up to 0 डिग्री। ये तो हम लोग देखें कि ऊपर वाला का जो T1 जो थर्मोमीटर है उसका कंटिन्यूसली गिर रहा है टेम्परेचर। अब देखो बर्फ़ हम लोग यहाँ पर रखे हैं, बर्फ़ यहाँ पर रखे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ ऊपर वाला पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं? तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। वो है कि 4 डिग्री सेल्सियस को मतलब ज़्यादा वो उसका वो टेम्परेचर जल्दी पहुंच गया। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये जल्दी पहुंचा है ना। जल्दी हो गया। और इसका लेट से पहुंचा है, लेट से पहुंचने के बाद लेकिन कंटिन्यू डाउन हुआ है, इसका कंटिन्यू डाउन नहीं हुआ है। इनिशियली वाटर इन सिलेंडर इज एट रूम टेम्परेचर। ऊपर में और कुछ दिया है क्या? ऊपर कुछ और नहीं है। बस इतना ही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको देख लेते हैं। इनिशियली वाटर इन सिलेंडर इज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें हम लोग पानी डाले थे, which इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट ए इन द ग्राफ, जो कि पॉइंट ए ऊपर दिखाया है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एज फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स वाटर, और जैसे जैसे ठंडा करता है वाटर को, सेंट्रल पोजीशन ऑफ सिलेंडर वाटर कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीज। एज द फ्रीजिंग मिक्सचर cools water in the central portion of the cylinder, water contract and its density increase. Consequently, the cooled water sinks to the bottom and warm water from the bottom rises up to take in palace. ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर हम लोग बर्फ़ रख दिए हैं, तो बर्फ़ रखने से ये जो तुम्हारा टेम्परेचर है 12 से डाउन करेगा, 12 से 4 की तरफ पहुँचेगा, मतलब गिरेगा टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर गिरेगा तो तुम्हारा जो वॉल्यूम है वाटर का वो घटेगा। तो वॉल्यूम घटेगा तो मतलब भारी हो जाएगा, तो जो ठंडा वाटर है वो नीचे की ओर आना शुरू कर देगा।
ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये जो T2 है इसका शार्प भी, जो भी तो हुआ कि हाँ 4 डिग्री तक तो घटेगा, 4 के बाद बढ़ने लगता है। बात घटने लगती है। नहीं, स्टार्टिंग में इसका जो वॉल्यूम होगा 4 तक तो एक्सपेंड वॉल्यूम का बढ़ने घटेगा, लगता है ना 4 डिग्री सेल्सियस। ये डिक्रीज होगा। देखो सबसे पहले तो नहीं, 4 डिग्री पर डेंसिटी हाईएस्ट होता है, डेंसिटी हाईएस्ट होता है, वॉल्यूम मिनिमम होता है। और नीचे जाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्योंकि बर्फ़ का जो होता है वॉल्यूम ज़्यादा होता है, गर्म करोगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर वही दिखा रहा है कि क्या हो रहा है ना, कि जैसे ही यहाँ पर ठंडा बर्फ़ हम लोग रखे हैं ना, तो इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ वाटर का। लेकिन टेम्परेचर डाउन हुआ तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो रहा है ना वो नीचे चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए नीचे वाला जो है वो वेरिएशन तुरंत ही दिखाई देना शुरू कर गया। T2 जो है ये तुरंत ही वैरी करने लगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, कोई भी ऊपर में भी ठंडा हुआ ना पानी तो तुरंत ही नीचे चला जा रहा है। तो इसलिए नीचे वाला का जो वेरिएशन है वो जल्दी दिख गया हम लोगों को। उसके बाद कंसिक्वेंटली द कोल्ड वाटर सिंक्स टू द बॉटम, इस तरह से मतलब भारी होकर के वॉल्यूम डिक्रीज किया। 12 से 4 रन पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने से वाटर जो नीचे था सारा का सारा ठंडा वाटर नीचे चला गया, वॉल्यूम डिक्रीज होने से भारी हो गया। ठीक है, कोल्ड वाटर सिंक टू द बॉटम एंड वार्म वाटर, और ठंडा पानी जो है सब नीचे आ गया और गर्म पानी ऊपर चला गया। इसलिए ये जो है तुरंत ही रिएक्शन दिखाया और तुरंत 4 डिग्री पर पहुंच गया। लेकिन ये वाला अब बाद में एक्शन दिखाना शुरू करेगा, ऊपर वाला, क्योंकि अभी तक तो ऊपर सब गर्म है। दस बाई कन्वेक्शन वाटर ऑफ द लोअर पार्ट्स कूल, सो द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर T2 फॉल्स रैपिडली, इसलिए T2 का जो टेम्परेचर है तेजी से घटना शुरू हो गया। द रीडिंग ऑफ अपर थर्मोमीटर T1 डज नॉट चेंज बिकॉज द टेम्परेचर एंड देयर डेंसिटी ऑफ वाटर इन द अपर पार्ट डज नॉट चेंज, अभी तक ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि जो भी पानी गर्म है वो सारा ऊपर चला गया है। दिस कंटिन्यू टिल टेम्परेचर ऑफ इंटायर वाटर बिलो द सर्टेन पोर्सन रीचेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंटिन्यू रहेगा जबकि कि टेम्परेचर 4 डिग्री पहुंच जाए। दिस इज शोन बाय द पार्ट ए बी इन ग्राफ ए, यहाँ पर ए बी के द्वारा दिखाया गया है। अब उसके बाद ये ठंडा होना शुरू होगा। ग्राफ ए एंड बी, नाउ द रीडिंग ऑफ लोअर थर्मोमीटर T2 बिकम स्टडी, अब ये तो 4 डिग्री पर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि बर्फ़ तुम्हारा 4 डिग्री पर था, तो 4 से नीचे तो ये जाएगा नहीं। ऑन फर्दर कूलिंग बिलो 4 डिग्री ड्यू टू अनमोलस एक्सपेंशन वाटर ऑफ द, अब 4 डिग्री से ज़्यादा ठंडा अगर हम लोग करेंगे, ठीक है 4 डिग्री से ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये बर्फ़ पानी क्या होगा, अब एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड फैलने लगेगा तो फिर वो ऊपर सब जाने लगेगा। वाटर ऑफ द सेंट्रल पोर्शन नाउ एक्सपेंड सो इट डेंसिटी डिक्रीजेज एंड हेंस राइज अप, अब ये ऊपर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि 4 से डाउन हो गया, 4 से डाउन होगा तो अब ऊपर जाएगा, तो अब ऊपर वाला टेम्परेचर घटना शुरू हो गया। टू टेक इट्स प्लेस वाटर फ्रॉम द डिसेंड डाउन एंड बाई कन्वेक्शन, ठीक है वाटर ए ऑफ द सेंट्रल पोर्शन कूल्स, अब ऊपर का पानी ठंडा होने लगा। सो द रीडिंग ऑफ अपर थर्मोमीटर T1 नाउ फॉल्स रैपिडली टिल 0 डिग्री, इसलिए अब ऊपर वाला जो है तेजी से 0 डिग्री तक पहुंच गया, नीचे वाला 0 डिग्री तक नहीं पहुंचा। ये ठंडा पहले हुआ लेकिन 0 डिग्री तक नहीं पहुंचा, ऊपर वाला लेट से ठंडा होना शुरू हुआ लेकिन 0 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसा रीजन क्या है इसका? बोल रहे हैं कि नीचे वाला पहले से ठंडा होना शुरू हुआ लेकिन 0 डिग्री जो टेम्परेचर है ना वो पहले ऊपर वाला का हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर तुम ठंडा कर रहे हो पानी को, बीच में ठंडा करने वाला लगा हुआ है, तो जब ठंडा कर रहे हैं तो वाटर का वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हुआ, मतलब कि वाटर हैवी हो गया। सबसे पहले वॉल्यूम डिक्रीज, तो वाटर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, वेट इसका बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो सारा वाटर जो है वो नीचे चला आएगा, तो वाटर लेवल जो है वो नीचे चलाएगा, तो नीचे वाला का टेम्परेचर पहुंच गया 4 डिग्री। अब तुम और ठंडा करना शुरू कर दिए, तो जब तुम और ठंडा करोगे, अभी तो ठीक है ये पूरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, फिर ऊपर वाला भी सारा का सारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद तुम और ठंडा कर रहे हो तो फिर अब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वाटर का जो वेट है वो घटेगा, वेट घटेगा तो सारा वाटर का जो लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए 0 डिग्री जो होगा पहले ऊपर में होगा, लेकिन 4 डिग्री जो होगा वो पहले नीचे में होगा। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? हाँ, और वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम
मतलब 4 डिग्री तक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वेट बढ़ा 4 डिग्री तक। मतलब यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है। एक, पहले 12 डिग्री से हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आए, तो वाटर का जो वेट हुआ वो इंक्रीज किया, ठीक है। इसलिए नीचे जितना भारी पानी था, जैसे जैसे 4 डिग्री पर पहुँचे, वेट 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो गया वेट, तो वेट सारा मैक्सिमम वेट होने से नीचे की ओर चला आया सारा ठंडा पानी। तो 4 डिग्री में पहले नीचे ठंडा हुआ। अब जब हम लोग 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जा रहे हैं तो वेट घटने लगा, वेट घटने लगा। जब वेट घटेगा तो सारा जो पानी था ठंडा वाला वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए 0 डिग्री पहले ऊपर होगा और 4 डिग्री पहले नीचे होगा। उसके बाद है कंसिक्वेंस ऑफ अनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो ये सारा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वो बर्फ़ में पानी अंदर 4 डिग्री पर बना रहता है, ऊपर 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि 0 डिग्री वाला ज़्यादा हल्का हो जाता है, इससे सारा बर्फ़ ऊपर आ गया। केमिस्ट्री वाली बुक में ऐसे ही दिया होगा। क्या क्या, फिर से बोलो। केमिस्ट्री वाली बुक में ऐसा ही दिया होगा। हाँ, वो सारा वही केमिस्ट्री वाला ही आ गया है। इसकी वजह से मतलब जल का जो जीव जंतु रहता है, बर्फ़ जम जाने के बाद भी अंदर सेफ रहता है ना। चलो, इसमें अनामोलस में पहला क्या है, द अनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प टू प्रिजर्व एक्वाटिक लाइफ। तो ये तो सारा वही चीज़ लिखा हुआ है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये वाला छोड़ देते हैं इसको। इसमें वही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ने से वाटर जो होगा वो एक्सपेंड होगा, इसलिए मतलब टेम्परेचर घटने से वाटर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम है, जो सर 0 डिग्री है, 0 डिग्री हाँ मतलब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, का वेट ज्यादा हाँ डेंसिटी, 0 डिग्री पर आ गया। हाँ डेंसिटी के टर्म में भी देखेंगे तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा ना, डेंसिटी इसका कम है इसलिए ऊपर चला गया, बर्फ़ का डेंसिटी कम होता है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, द अनमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ वाटर पाइपलाइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्प ड्यूरिंग वेरी कोल्ड नाइट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर खेत में पाइप है पानी पटाने वाला, तो ठंडा का टाइम रहेगा, तो ठंडा का टाइम अगर 4 डिग्री से नीचे चला जाएगा टेम्परेचर, तो वाटर क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा तो पाइप तुम्हारा फट जाएगा। इन विंटर नाइट as the temperature start falling below 4 degree, water in pipeline expand and exert large pressure on the pipes, causing them to burst. Plants also die for the same reason, as their capillary burst when water in them reaches below 4 degree and expands. मतलब प्लांट पर भी इसका असर पड़ता है, ठंडा उसको भी लगेगा ना। टू प्रोटेक्ट द प्लांट द फील्ड इज फील्ड विथ वाटर। मतलब प्लांट को बचाने के लिए उसमें हम लोग पानी भर करके रखते हैं ताकि वो मतलब 4 डिग्री से नीचे न जाए ना। उसके बाद है एनर्जी फ्लो एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये एकदम हीट से बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आ गया। इसमें एनर्जी का फ्लो मतलब किस तरह से, सिलेबस में नहीं है, इसके बाद सीधा लास्ट। फूड चेन नहीं है सिलेबस में। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। ग्रीन हाउस, सुन रहे, इन 18 ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, कुछ आइडिया है? एक्चुअली होता है क्या है कि ऊपर से वो जो रे होता है ना, हाँ रे जो आता है ना, ये हाँ उसको ट्रैप कर लेता है, आगे जाने नहीं देता है, इससे एक्स्ट्रा हीट, ज़्यादा हीट ये महसूस फील होता है। देखो इन 1824 जोसेफ फॉरियर डिस्कवर्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ ए प्लानट सरफेस। देखो सरफेस को गर्म होना, एंड इट्स लोअर एटमोसफेयर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ emitted out from the surface of planet by greenhouse gases that include water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, chlorophore। ये क्या लिखा हुआ है, लोअर एटमोसफियर, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ प्लानट सरफेस एंड इट्स लोअर एटमोसफियर। लोअर एटमोसफियर क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा, एटमोसफियर, एटमोसफियर का निचला हिस्सा ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ प्लानट सरफेस एंड इट्स लोअर एटमोसफियर बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ
लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ इमिट कहाँ से होता है? इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लानट, मतलब सरफेस प्लानट का जो सरफेस होता है उस पर जो लॉन्ग वेवलेंथ जो हाई वेवलेंथ का जो रेडिएशन होता है उसको एक ट्रैप कर लेता है। कौन ट्रैप कर लेता है? तो ओजोन हो गया, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सारा जो होता है ना इस रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता है, जिससे टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर द सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन हैव हाई एनर्जी रेडिएशन से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रे एंड लोअर एनर्जी रेडिएशन such as visible light, infrared radiation and radio wave. Our Earth atmosphere is transparent only for visible light and infrared radiation of short wavelength. सिर्फ छोटा वेवलेंथ वाला जो लाइट है वही हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। ओजोन क्या करता है? इन रेज को अपने अंदर अब्सॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग द अर्थ, while infrared radiation of long wavelength and radio wave are reflected back into a space. तो देखो जो छोटा वेवलेंथ वाला है गामा रे, एक्स रे या फिर अल्ट्रा वायलेट रे, ये तो ओजोन पहले ही मतलब आने ही नहीं देता है धरती पर, और जो तुम्हारा लॉन्ग वेवलेंथ वाला है वो धरती पर आने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है इनटू द स्पेस बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अपर जो सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वहाँ से ही वो रिटर्न चला जाता है, डैट इज आयनोस्फेयर, जिसको हम लोग आयनोस्फेयर बोलते हैं। द सोलर रेडिएशन विच ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लाउड्स। द सोलर रेडिएशन विच ट्रेवल्स थ्रू द atmosphere of earth are absorbed by the cloud, earth surface and sea water, due to which earth surface gets heated up. Now earth's surface radiate infrared radiation of long wavelength. For these radiation the earth atmosphere is opaque, so that they are reflected back by the clouds and are absorbed by the gases present above the earth's surface. Thus the clouds and gases prevent the long wavelength infrared radiation from escaping into the escape। मतलब ये लॉन्ग वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन होता है वो आसानी से अर्थ तक पहुंच जाता है, और उसके बाद अर्थ क्या करता है उसको वापस वो भेज देता है, लेकिन एक्चुअल में वो वापस जा नहीं पाता है। वो क्लाउड हो गया या फिर CFC या फिर जो भी गैसेस वगैरह है वो इसको फिर से वापस रिटर्न अर्थ पर ही भेज देता है, जो कि डेंजरस है। एंड कीप द अर्थ सरफेस वार्म, और ये अर्थ सरफेस को थोड़ा क्या करता है? गर्म कर देता है। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आयनोस्फीयर दिखाया है, यहाँ पर से कुछ वेव जो रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ फ्रॉम द सन, यहाँ से तो सारा आ रहा है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो था ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, ये तुम्हारा इस कैप से टकराने के बाद वापस रिटर्न चला गया, और एक क्लाउड क्या कर रहा है? ये यहाँ से वापस जो रिटर्न जा रहा था अर्थ से उसको वापस अर्थ पर ही भेज दिया। लॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस ट्रैप मोर हीट एनर्जी। ठीक है, ये जो वापस जाता है इसको बादल या फिर गैसेस जो होता है वो जाने नहीं देता है। ये लॉन्ग वेवलेंथ तुम्हारा ये पोलर आइस कैप तक पहुँच रहा है ना, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर बोलते हैं। ये आयनोस्फीयर तक पहुंच रहा है। द गैसेस विच आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और उसमें कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दिस गैसेस एक्टिवली contribute in trapping the heat energy within the atmosphere. The naturally occurring greenhouse gases have an average warming effect of nearly 33 डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने का क्षमता रखता है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकता है। द नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस, ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस इज अबाउट 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस हैव एन एवरेज वार्मिंग इफेक्ट नियरली 33 डिग्री, जिसका इफेक्ट अर्थ पर कितना होगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है टेम्परेचर।
In absence of greenhouse gases in atmosphere, entire heat energy radiated from Earth's surface and object on it would escape out into a space, and then the average temperature on the Earth will be -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जितना इंफ्रारेड गैसेस है मतलब इंफ्रारेड रेज है, इसको पूरी तरीके से अगर अर्थ से बाहर भेज दिया जाए तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर और उसके बाद और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इंस्टीड ऑफ बीइंग 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस gases in atmosphere, the average temperature on earth rise and it will above 15 डिग्री। अगर ये सारा कुछ रहेगा तो एवरेज जो टेम्परेचर होगा अर्थ का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन इधर कितना होता है एवरेज हम लोग के यहाँ भारत में, इंडिया में एवरेज तुम्हारा 27 के आसपास रहता है, 23 रहता है। नहीं नहीं, पूरी दुनिया का नहीं, सिर्फ इंडिया का बोल रहे हैं। सर अगर मतलब वो बोल रहे हैं ना ऐसे ऐसे चलता है हाँ, वो तो फिर बाढ़ आ जाएगा पूरा। वही डूब भी जाएगा फिर तो। हाँ, क्योंकि 90 वो बर्फ़ के रूप में वो कितना है, 98% वाटर है ना। हाँ सर, जो मतलब फ्रेश वाटर है उसमें। वो सारा फिर लेवल बढ़ जाएगा पानी का वो सारा। उसके बाद प्रेजेंट रियलिटी में क्या दिया है, इन द रिसेंट डिकेड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस हैज़ राइजन 24 ±18 डिग्री, मतलब 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है एक 10 साल में। ऑफ डिकेड फॉर द लास्ट 50 साल में, 1900 से 1950 तक इतना टेम्परेचर बढ़ा था। द रेट ऑफ इंक्रीज इज 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड, मतलब हर 10 साल पर कितना इंक्रीज कर रहा है, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या दिया है 0.7 नियरली टिल्ट। अच्छा, ये 1970 के बाद दे रहा है। 1970 के बाद जो इंक्रीज हुआ है ना पर डिकेड में, वो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है। और 2000 के बाद इससे भी ज़्यादा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इफ़ दिस थिंग कंटिन्यू लाइक दिस देन बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, 2000 जो 20वीं शताब्दी है इसके एंड तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, 64 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा। एवरेज 64 बोल रहा है। द रीजन फॉर दिस इज द इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर। Due to their increase, more heat radiated from the Earth's surface trapped in the atmosphere. It is believed that human activity are responsible for the increase of greenhouse, namely carbon dioxide. उसके बाद नीचे दिया है द मेन ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इज, पहला बर्निंग ऑफ फ्यूल इंक्रीज imbalance of carbon dioxide cycle. The ocean does not absorb full amount of carbon dioxide and vegetables are not able to change all the carbon dioxide into oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, प्लांट जितना एब्जॉर्ब करता है उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद है द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू एबव ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू एबव ह्यूमन एक्टिविटी, इसके वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है वो 60% इंक्रीज कर गया है। अपार्ट फ्रॉम द राइस कल्टिवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, बर्निंग ऑफ बायोमास, ये सारा रीजन बता रहा है जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ा रहा है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। चांदनी बेस्ट होगा, चांदनी जाना पड़ेगा। चांदनी दूर है यहाँ से। चांदनी तुम तो रहते हो गड़िया में ना, गड़िया से अगर जाएंगे तो हाँ दूर तो पड़ जाएगा शायद। तो तुम्हारे पापा तो जॉब करने उधर जाते हैं ना, सियालदह तरफ जाती हैं, पार्क सर्कस। अभी तो सर नहीं जा रहे ना, अभी तो वहाँ पे छोड़ना तो बहुत है। ओ, ऐसे पार्क सर्कस से करीब पड़ता है। मतलब दूर जाएगा तो जैसे बहुत जगह से दिखाई नहीं बोलते नहीं हम चेंज ही करना। दूर हो जाएगा, रैपिडो का यूज़ करके जा सकते हैं। रैपिडो से, रैपिडो बाइक बुक करके, रैपिडो एक ऐप आता है, बाइक बुक कर लो, लेकर के चला जाएगा चांदनी। वही चांदनी जाना पड़ेगा। वो रैपिडो एक तो ऐप इंस्टॉल कर लेना, उससे बुक कर लेना बाइक, बाइक वाला लेकर चला जाएगा। आज तो रिस्की है जाए।
कार से, हाँ कार से भी जा सकते हैं। इस बाइक में रिस्क क्या रहेगा, वो तो आगे बैठेगा तो। चांदनी से हाँ चांदनी है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है वहाँ पर। तो मतलब कुछ तो हो ही जाएगा। वो लोग कर देगा, वो लोग कुछ भी रहता है बना देता है, ठीक कर देता है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज इन एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये तो ऊपर देख चुके। उसके बाद क्या दिया है, आवर अर्थ गेट्स हीटेड अप ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड लाइट। ये तो सारा एक ही चीज़ बार बार लिखा हुआ है, ये सारा तो पढ़ लिए कि हम दो बार फोटो ही ले लिए हैं एक ही पेज का। यहाँ पर देखो काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का काउज क्या, कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इंक्रीज अप टू 25% ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन हैज डबल्ड, मीथेन दोगुना हो गया है ड्यू टू एग्रीकल्चर सोर्स सच एज राइस कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल, ये सारा फॉरेस्ट जो कट हुआ है, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड लीकेज इन नेचुरल गैस पाइपलाइन। इसकी वजह से मीथेन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना 60%, 25% बढ़ा है, मीथेन दोगुना बढ़ गया है। उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ CFC हैज इंक्रीज 5% पर ईयर। CFC कहाँ पर यूज होता है, फ्रिज में ना। दस इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफेयर इनहांस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हेंस काउज ग्लोबल वार्मिंग। अब इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, द वेरिएबल चेंज इन द क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज क्रिएटेड डिफिकल्टी एंड फोर्स्ड पीपल एंड एनिमल टू माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू अदर। वन प्लेस से दूसरे प्लेस लोगों को जाना पड़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से। द चेंज इन ब्लूमिंग सीजन ऑफ डिफरेंट प्लांट। ब्लूमिंग सीजन ये क्या है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। द चेंज इन रीजनल क्लाइमेट विच हैज़ एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। जो टेम्परेचर चेंज है उसका इफेक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनिज्म पर और प्लांट पर। चेंज इन वर्ल्ड इकोलॉजी, वर्ल्ड का इकोलॉजी जो है वो चेंज हो गया। द इंक्रीज इन हीट स्ट्रोक डेथ, हीट की वजह से जो डेथ हो रहा है, हीट स्ट्रोक डेथ जो हो रहा है उसका संख्या बढ़ा है। फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक वेरी एक्यूरेट प्रोडिक्शन ऑन इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूचर बट स्टिल लुकिंग एट द चेंजेस इन सम नेचुरल फिनोमेना व्हिच में फेसिंग नाउ फॉलोइंग प्रेडिक्शन कैन बी मेड। फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, पहला डिसलोकेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। बहुत सारा जो प्लांट स्पेसीज है वो गायब हो जाएगा। एट द present rate of increase of greenhouse effect, it is expected that nearly 30% of the plant and animal species will vanishes by year 2050। 2050 तक 30% प्लांट और एनिमल साफ हो जाएगा एंड अप टू 70% बाय द एंड ऑफ ईयर 2100 ईस्वी। दिस विल डिसरप्ट इकोसिस्टम, इससे इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। द एनिमल फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन विल शिफ्ट टू हायर लैटिट्यूड इन सर्च ऑफ आइस, वो आइस तरफ लोग जाना शुरू कर देंगे कोल्ड रीजन में। द एब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड बाई ओशियन विल काउज एसिडिफिकेशन ड्यू टू विच मेरीन स्पेसीज विल माइग्रेट, मेरीन स्पेसीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद वार्मिंग ऑफ ओशियन, द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर विल इंक्रीज ड्यू टू विच मेनी स्पेसीज इन द ओशियन विल आइदर डाई और दे विल डिसअपियर। अगर यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत सारा स्पेसीज मारे जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर अगर मेल्ट करेगा तो वहाँ से फिर बहुत सारा बर्फ़ जो है पिघल करके वो सारा आ जाएगा समुद्र में, और समुद्र में आने से बहुत सारा जो पार्ट है अर्थ का वो डूब जाएगा। ठीक है, 32% ग्लेशियर अर्थ क्वेक्स इन 1 ईयर। ग्रीनलैंड हैज़ एक्सपीरियंस 32% ग्लेशियर अर्थ क्वेक। The Arctic snow cover is expected to the ice free land of September 2037। मतलब बहुत सारी जगह से आइस जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। द ग्लोबल एवरेज सी लेवल हैज़ रीजन अबाउट रेट ऑफ 3.1 मिलीमीटर पर ईयर। समुद्र का जो लेवल है वो हर ईयर बढ़ रहा है। दिस रेट ऑफ राइज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन ओशियन विल डिक्रीज। ऑक्सीजन घटेगा तो इससे मैरिन लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है शिफ्ट इन फार्मिंग रीजन।
In the near future, warming of near 3 डिग्री सेंटीग्रेड will result in poor yield in farm low latitude region. लो latitude region वाला जो है वहाँ पर अब उतना अच्छा से खेती नहीं हो पा रहा है, मल न्यूट्रिशन वहाँ पर देखने को मिल रहा है. The crop yield is expected to increase in middle and high latitude region. The crop yield is expected to increase. Therefore, farmers will have to shift their farming region from low latitude to high. किसान लोग को भी हाई एल्टीट्यूड की तरफ शिफ्ट करना पड़ सकता है. उसके बाद इंक्रीज इन न्यू डिजीज, नया नया डिजीज आएगा. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मेनी न्यू डिजीज विल इमर्ज बिकॉज बैक्टीरिया कैन सर्वाइव बेटर इन इंक्रीज टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा अच्छा है. यहाँ पर एक तेज़ी से मल्टीपल करेंगे, बढ़ेंगे. इट विल एक्सटेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्क्यूटो ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी लेवल. ठंडा के टाइम में हम लोग देखते हैं मॉस्क्यूटो का जो ये होगा वो बढ़ जाएगा. दे आर फ्रिक्वेंट ग्रोथ इन वार्मर एटमोसफियर. It will extend the distribution of mosquitoes due to increase in humidity level of their frequent growth in warmer environment. This will result in increase of many new disease. उसके बाद है change in regional climate. It is expected that the warming over land will increase and it will make maximum at high northern latitude while the minimum over the southern ocean. ये वार्मिंग जो बोल रहा है वो इंक्रीज करेगा किधर, नॉर्दर्न लेटीट्यूड में, और साउथर्न टाइम में कम हो जाएगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉट एक्सट्रीमीज हीट वेव्स एंड हैवी प्रेसिपिटेशन विल आल्सो इंक्रीज. ये भी इंक्रीज कर जाएगा. उसके बाद वेरिएबल चेंज इन द क्लाइमेट में चेंजिंग आएगा. द वेरिएबल चेंज इन द क्लाइमेट विल रिजल्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डेथ एंड इंजरीज फ्रॉम ब्लड स्टॉर्म ड्रॉप. उसके बाद है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन. ड्यू टू वार्मिंग इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग विल इंक्रीज, और जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा होगा. उसके बाद है चेंज इन सी लेवल बढ़ जाएगा. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन नेक्स्ट 50 ईयर द आइस एट बोथ द पोल विल मेल्ट कम्प्लीटली. आने वाला 50 साल में पूरी तरह से वो मेल्ट कर जाएगा. देयरफॉर द सी लेवल विल राइज. वो बर्फ़ जो तुम्हारा पोल पर जो है वो नेक्स्ट आने वाला 50 साल में पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा. देयरफॉर सी लेवल विल राइज. बिल्डिंग एंड रोड्स इन द कोस्टल एरिया विल गेट फ्लोडेड. सारा बिल्डिंग और रोड पर पानी जमा हो जाएगा. दे कुड सफ़र डैमेज फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, डैमेज फ्रॉम हैरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म. ये सारा देखने को मिलेगा. ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं. हुआ सर, बोलते हैं इतना दूर रहने देते हैं, नेक्स्ट डे कर लेंगे इसको. आज 15 मिनट है, ठीक है.